वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, डाउट सीजन आपने देख लिया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है देन फील फ्री टू इन्फॉर्म टू मी बाय द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर ऑल द डाउट्स। तो आज की इस एमसीक्यू सीरीज़ में हमारे पास है चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो इसका ऑलरेडी बना रखा है, एमसीक्यू किस टाइप के आने वाले हैं और क्या उसका प्रोसेस है मैंने सब बता रखा है। अगर आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक कर भी करके उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपने सामने ये रहा, वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी। देखो कंटिन्यूटी का यहाँ पर क्या मीनिंग है, इस बात को समझ लेते हैं। कंटिन्यूटी हम लोग नहीं समझते, हम लोग सिंपल से समझते हैं डिसकंटिन्यूटी क्या है। डिसकंटिन्यूटी, और डिसकंटिन्यूटी में एक चीज़ याद रखना कि हमारा सिस्टम इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। इन्फिनिटी को जब भी हम लोग ज्योमेट्रिकली डिस्कस करते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं? ज्योमेट्रिकली। तो ज्योमेट्रिकली इन्फिनिटी का मतलब होता है कि एक लाइन जिसके पैरेलल ग्राफ हो गया। ये लाइन कैसे भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इंडिविजुअली एक्स एंड वाई एक्सिस भी हो सकता है, जस्ट लाइक दिस। अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्या हो चुका है? पैरेलल हो चुका है। पैरेलल मतलब ये दो लाइन सब कभी भी आपस में मिल नहीं सकती हैं, मतलब ग्राफ और वाई एक्सिस या फिर ग्राफ और एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन कभी भी नहीं हो सकता है। तो इस टाइप के ग्राफ का अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएं तो y इक्वल्स टू 1/x। अब अगर हम पूछेंगे कि ये ग्राफ क्या कंटिन्यूअस है, तो आप कहेंगे हाँ ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है। देखो ग्राफ में कहीं पर भी किसी भी तरीके का टूट फूट नहीं है, मीन्स विदाउट और विदाउट ब्रेक। लेकिन क्या ये x इक्वल 0 या y इक्वल 0 पर डिफाइन हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम पूछें क्या ये कंटिन्यूअस है, तो आपका जवाब होगा हाँ ये कंटिन्यूअस है, मगर r-0 पर कंटिन्यूअस है। इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप कंटिन्यूटी को समझना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल एट अ गिवन पॉइंट मीन्स एफ ए। एफ ए का सेंस तब है जबकि हम चेक कर रहे हैं लिमिट्स एक्स टेंस टू ए एफ एक्स के लिए। अगर ये तीन आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ग्राफ कैसा है? कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। यानी एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल एफ ए। एफ ए को जो हम बोलते हैं वो होता है एट अ गिवन पॉइंट। इसका जो वर्बल मीनिंग है वो क्या है? एट अ गिवन पॉइंट। ध्यान से समझते रहना। अब दो चीज़ें बच रही हैं, एक एल एच एल, दूसरा आर एच एल। अगर इन दोनों को हम कंप्रेस कर देते हैं तो इन दोनों को कंप्रेस करने से हमको जो मिलता है उसको हम बोलते हैं लिमिट्स। अब एक बात और क्लियर हो गई कि अगर कंटिन्यूटी हमें सीखना है तो हमारे पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं प्रीरिक्विजिट नॉलेज। वो किसका होना चाहिए? वो होना चाहिए लिमिट्स का। अगर लिमिट्स नहीं आएगी तो फिर यहाँ पर दिक्कत बनी रहेगी। फिलहाल थोड़ा सा एग्जाम के लिए आपको बता देते हैं। एल का जो सेंस जाता है वो कुछ इस सेंस में जाता है, जबकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, याद रखेंगे। लिमिट्स एक्स टेंस टू ए, ऊपर छोटा सा माइनस सुपर स्क्रिप्ट पर एफ एक्स, तो ये बना देता है लिमिट्स एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। ये दो स्टेप अगर आप एग्जाम में करते हैं तो डेफिनेटली आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। आरएचएल की बात करते हैं। आरएचएल में प्रक्रिया चलती है लिमिट्स एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, और यहाँ से लिमिट्स एच टेंस टू 0, यहाँ से मिल जाता है एफ ए प्लस एच। अब हालांकि मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मैं सब्जेक्टिव को टच भी कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको लिखने का तरीका भी बताता और बताता कि किस तरह से अच्छे इसको मार्क्स को स्कोर किया जाता है, किस तरीके की चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती हैं, किस पैटर्न पर रिप्रेजेंट की जाती हैं, ताकि एग्जामिनर देख करके थोड़ा सा इंप्रेस होता है। फिलहाल इतना ही याद रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव नहीं, अगर प्रोसेस सब्जेक्टिव होता है और सब्जेक्टिव में इस टाइप का कोई क्वेश्चन रेज होता है तो आप ये दो स्टेप और ये दो स्टेप लिखना एकदम कंपलसरी है। इसके नीचे अगर आप प्रोसीड कर पा रहे हैं तो कर लें, अदरवाइज इतने में भी आपको एटलीस्ट 1 मार्क्स तो मिलना एकदम कंपलसरी है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग आते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है इस तरीके के प्रोसेस में जबकि डज नॉट इक्वल दिया हो। याद रखेंगे ये जो एक टाइप है क्वेश्चन का, इस टाइप में क्या बताया कि जब भी आपको डज नॉट इक्वल का केस दिया हो, याद रखना कि जब भी आपको एमसीक्यू मिलेगा तो ज़्यादातर क्वेश्चंस किस पर बेस्ड होते हैं? डज नॉट इक्वल बेस्ड होते हैं। डज नॉट इक्वल का एक अच्छा प्रोसेस ये होता है कि हमें लिमिट एल एच एल आर एच एल में ब्रेक नहीं करना होता, बल्कि हम इस लिमिट को डायरेक्टली इस पैटर्न पर जनरेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप क्या करो, सीधे इक्वल साइन किसके लिए चल रहा है? 0 के लिए चल रहा है, तो हम जनरेट करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, डायरेक्टली जनरेट करेंगे। ये
डायरेक्टली प्रोसेस कहाँ पर अप्लाई होता है, जहाँ पर डज नॉट इक्वल का केस होता है। जिन लोगों ने मुझसे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पढ़ा होगा वहाँ पर मैंने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया होगा कि किन सर्टेन कंडीशंस में आपको किस तरीके के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, कितने मेथड होते हैं, किस तरीके से डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं, किस तरीके के फंक्शंस में हम लिमिट्स को एलएचआर आरएचएल में ब्रेक कर देते हैं। सारी चीज़ आपके पास होंगी, क्योंकि हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोसेस को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब हमने क्या किया, लिमिट्स x टेंस टू जीरो। जब x जीरो की तरफ प्रोसीड कर रहा है तो एक चीज़ तो क्लियर है कि वो जीरो नहीं है, और जब वो जीरो नहीं है तो मतलब x डज नॉट इक्वल जीरो। तो हमारे पास फंक्शन जो बनता है वो क्या बनता है, साइन x अपॉन x प्लस कॉस x। अब हमने यहाँ से क्या किया, जैसे ही लिमिट्स को अप्लाई किया तो साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 हो जाती है और cos x की भी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, यानी cos 0 आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 क्या मिल जाता है, 2 मिल जाता है। अब अगर सच में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एल एच एल इस्कस टू आर एच एल इस्कस टू एफ जीरो, या फिर इन दोनों को कंप्रेस करके हमने ये कहा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि लिमिट्स x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल एफ ए। देखो एमसीक्यू के लिए तुमको थोड़ा सा स्ट्रेटजी अपनी बदलनी होगी, क्योंकि अदरवाइज अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करेंगे तो आपका मैक्सिमम टाइम एमसीक्यू में ही कंज्यूम हो जाएगा, फिर आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट लेने में होगी दिक्कत। इसलिए जो छोटी छोटी स्ट्रेटजी आपको बताते चल रहे हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन बताते चल रहे हैं, नोट्स बनाते चलेंगे और इन चीज़ों को मेंशन करते रहेंगे। जहाँ कहीं डज नॉट इक्वल का केस होगा वहाँ पर हम सीधे ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। इतने पार्ट को हमने इवेलुएट कर लिया और इस पार्ट की जो वैल्यू अपने पास जनरेट हो रही है वो क्या जनरेट हो रही है, वो जनरेट हो रही है 2। अब अगर सच में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है जैसा कि दिया गया है तो फिर ये किसके इक्वल होगा, एफ ए के इक्वल होगा। ए का काम क्या कर रहा है, 0, और एफ जीरो की वैल्यू क्या है, के है। तो बाई डेफिनीशन ऑफ लिमिट्स, और लिमिट्स की डेफिनीशन से हमको क्या पता चलता है, लिमिट्स की डेफिनीशन से हमको पता चलता है कि लिमिट्स x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल एफ जीरो। अब हमने क्या किया, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू हमको क्या देखने को मिल रही है, 2 देखने को मिल रही है, 2 इजकल्स टू के। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, मुझे लग रहा है शायद ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। और मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन इस बार आपको मिलना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेस्ड। ये इस पीस वाइज डिफाइन ब्रांच की कैटेगरी में आते हैं। फंक्शन का चार्ट मैंने आपको दिखाया होगा और मैं शायद इस बार अटैच करना भूल गया हूँ, किसी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो फिर उस चार्ट को भी एक बार आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर कट समझ आने लगेंगी। देखो ये फंक्शन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं, ये फंक्शन हमेशा डेसिमल पॉइंट पर कंटिन्यूस होंगे, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ना ही इंटीजर पॉइंट पर ये हमेशा डिसकंटिन्यूस होते हैं। कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं। अब आप कहेंगे सर इसको एक्सप्लेन करिए, तो एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की हेल्प लेंगे, यानी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की हम लोग हेल्प लेंगे और हम लोग ग्राफ से समझने का प्रयास करेंगे। देखो ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। अब ध्यान से जरा समझते रहना। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको एक नोट पॉइंट क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ये हर इंटीजर पॉइंट पर स्टेप ब्रेक हो रहा है। देखो इन दोनों के बीच में गैप आपको दिख रहा है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, विदाउट टोर विदाउट ब्रेक, दिस इज अ कंटिन्यूअस। आप देख रहे हैं ये क्या है, कंटिन्यूअस है। एक बार अगर पेन को पेपर से अटैच किया तो फिर वो किसी भी कंडीशन में उठना नहीं चाहिए। ये कैसा ग्राफ है, कंटिन्यूअस है। लेकिन अब इसी जगह हम ये पूछें क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो भैया कंटिन्यूअस नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पर देखो डिसकंटिन्यूटी हमको साफ साफ देखने को मिल रही है। ग्राफ दोनों क्या हो चुके हैं, ब्रेक हो चुके हैं। सेम प्रोसेस यहाँ से भी हम देख सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होते हैं वो एक्चुअली स्टेप वाइज चल रहे होते हैं, और अगर कोई वैल्यू स्टेप के बीच में, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया तो 1.5 कहीं यहाँ था, तो इसका LHL भी एग्जिस्ट करेगा, RHL भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट ठीक इस जगह पर है, अब देखो जब जैसे ही हम LHL जनरेट करेंगे, ये एक्चुअली LHL जनरेट करते ही ये नीचे गिर जाएगा, ठीक यहाँ पर आ जाएगा, और जब यहाँ पर आएगा तो फिर अब क्या हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं, बाकी सभी जगहों पर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। इस बात को याद रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ द पॉइंट्स एट विच द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट डिसकंटिन्यूअस। देखो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर कर दिया था, और वो पॉइंट मैंने आपको क्या क्लियर किया था कि कहीं पर भी अगर आपको इन्फिनिटी देखने को मिल रहा है तो इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करेगा किसको, डिसकंटिन्यूटी को। और अभी एक्सप्लेन किया, और अभी आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिल रहा है। पूछ रहा है किन पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, तो भैया जहाँ पर आपको इन्फिनिटी देखने को मिलेगा वहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा। इन्फिनिटी का मतलब डिनोमिनेटर किसके इक्वल हो जाना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए 0 के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल
इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इक्वल x। अब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर x इंटीजर है तभी ये कंडीशन होल्ड होगी, अदरवाइज नहीं होल्ड होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खास बात क्या होती है, जैसे 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब हमेशा आपको सबसे बड़ा इंटीजर निकाल करके देगा, देन 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। याद रखेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.2, मैंने आपसे पूछा 1.2 की वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे सर 1 है। मैं आपसे पूछूं 0.1 की वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे सर 0 है। देखो 1.2 कहीं नंबर यहाँ पर होगा जो कि असल में अपने इंटीजर पॉइंट, इसमें आप देखेंगे एक सर्किल फिल नहीं है जबकि दूसरा सर्किल फिल है, ये पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन बोला जाता है। यानी इस स्टेप में जितनी भी वैल्यूज आ रही होंगी वो सब सिमट करके ठीक इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेंगी, इस बात को याद रखेंगे। अब इससे हमको ये पता चलता है कि हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यूज जो होती हैं वो अपने से LHS में ट्रांसफ़र होती हैं। कहाँ पर ट्रांसफ़र होती हैं, LHS में। तो अभी कहीं 0.1 है तो वो वैल्यू कहीं यहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी, सिमट करके अपने से ठीक पीछे वाले इंटीजर पर चली जाएगी। लेकिन यही अगर मैं बोलूँ आपको -0.1, अब प्रोसेस बदल जाएगा। -0.1 का मतलब ये हुआ कि कहीं वैल्यू यहाँ पर आ रही है, और अगर यहाँ पर आ रही है तो ये हमेशा अपने से पीछे वाले इंटीजर पर सिमट जाएगी। इसका मतलब ये इंटीजर कौन सा होगा, -1, तो इसकी वैल्यू क्या जनरेट होगी, -1। सेम प्रोसेस अगर मैं बोलूँ -1.2, अब -1 नहीं, अब आंसर आएगा -2। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो -1.2 का यहाँ पर होगा और इसका ठीक पीछे वाला जो इंटीजर है वो क्या है, ये। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो कुछ इस सिंबल को फॉलो करते हैं, ठीक अपने पीछे वाले इंटीजर पे शिफ्ट होते चले जाते हैं। और ये देखो हमको इंटीजर वैल्यूज देखने को मिल रही है। लेकिन इसी जगह मैं पूछूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 की वैल्यू क्या होगी, देन 1 होगी। अगर मैं पूछूं 2 की वैल्यू क्या होगी, देन 2 होगी। अगर मैं पूछूं -2 की वैल्यू क्या होगी, अगेन वी गेट द -2। तो यहां से पता चलता है कि मॉड ऑफ x इक्वल x तब जबकि x कैसा है, इंटीजर है, जबकि x कैसा है, इंटीजर है। तो अब मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ चुके हैं। पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स, किन पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ये पूरे के पूरे इंटीजर पॉइंट पर कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और इंटीजर पॉइंट यहाँ ऑप्शन A, B, C तीनों ही गलत हैं, ऑप्शन D इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछ रहे 10x इज डिसकंटिन्यूअस। अब देखो 10x को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 10x की ब्रेकिंग किस में होती है, साइन x अपॉन cos x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये पता करना है कि एक किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो हम ये चेक कर ले कि कहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। इस बात को कंफर्म करने के लिए डिनोमिनेटर को ही 0 कर देते हैं। अब cos x को अगर हम 0 देखते हैं तो ये जनरेट होगा 2n+1 π/2। सिंपल सी लैंग्वेज में कहें x इक्वल आपको देखने को मिलेगा 2n+1 π/2। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं तो इसको बोलते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और ऑड मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि 2n-1 भी एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 2n+1 भी एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये भी ऑप्शन सही है अगर होता तो, क्योंकि क्वेश्चन में 2n+1 है तो ऑड यही देगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि n सभी में किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 4 आपको समझ गया, कि फिर भी डायग्राम से मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं। दिस इज अ ग्राफ ऑफ द 10x। आप देख रहे हैं ये किसका ग्राफ है, 10x का ग्राफ है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये वो लाइन्स हैं जिसमें कि ग्राफ कभी भी इन लाइन्स के साथ में इंटरसेक्शन नहीं क्रिएट कर पाएगा। इन्हीं लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, एजम्प्टोट्स बोलते हैं। हिंदी में होता है अनंत की स्पर्शी। क्या होता है, अनंत की स्पर्शी, अनंत की स्पर्शी। ठीक है। अब देखो ये किन किन पॉइंट्स पर इन्फिनिटी हो रहा है। देखो π/2 पर हो रहा है, 3 π/2 पर हो रहा है, 5 π/2 पर हो रहा है, और ये 1 3 5। देखो π/2 इसका मतलब मल्टीप्लाई में 1 है, फिर 3 π/2, फिर 5 π/2। और अब अगर मैं यहाँ से π/2 को इरेज कर देता हूँ तो जो हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं वो किस टाइप के नंबर्स हैं, वो ऑड नंबर्स हैं। अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। और वही ऑड नंबर आप जानते हैं किसी भी इवन नंबर में एक जोड़ दें या फिर एक घटा दें तो वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक चीज़ आपको समझ आ गई है। ये एक नोट पॉइंट है और अच्छा सवाल है, इसको ज़रा फिर से समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि d/dx मॉड ऑफ x क्या होता है,
तो इसका आउटपुट होगा x अपॉन मॉड ऑफ x। हालांकि क्लास में मैंने इसको प्रूफ करके दिखाया होगा कि आखिरकार मॉड ऑफ x का डिफरेंशिएशन x अपॉन मॉड ऑफ x कैसे होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ढेरों स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर क्या करते हैं, एरर क्रिएट कर देते हैं। फिलहाल हम लोग फिर समझने का प्रयास करते हैं। नाउ वी हैव टू चेक किस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए डी बाई डी एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मॉडुलस को डिस्कस करेंगे। तो मॉड ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स, एक्स मतलब जो मॉडुलस के अंदर है, मतलब कॉस एक्स अपॉन मॉड ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स को फिर डिफरेंशिएट कर दिया, देन साइन एक्स। पूछोगे सर ये कैसे हो रहा है, तो ये हो रहा है चेन रूल से। किस रूल से हो रहा है, चेन रूल से। पहले पूरी बॉडी को डिफरेंशिएट किया, फिर इंटरनल बॉडी को डिफरेंशिएट किया, या फिर यूं कहें कि एलएचएस टू आरएचएस चलने पर पहले मॉडुलस मिला तो मॉडुलस को डिफरेंशिएट किया, फिर अंदर गए तो कॉस मिला तो कॉस को डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो यहां से आपको देखने को मिल रहा है मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल अपॉन मॉड ऑफ कॉस एक्स। समझने का प्रयास करना। बात फिर वही है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, बस ये चेक करो कि क्या डिफरेंशिएट करने के बाद में आपको इन्फिनिटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर इन्फिनिटी मिल रहा है तो इसका मतलब होगा नॉट डिफरेंशिएबल, और अगर इन्फिनिटी नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हो जाता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ से देखो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये जो डी वाई बाई डी एक्स जनरेट किया गया है ये इन्फिनिटी हो जाएगा, जबकि हमने मान रखा है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, यही वाई है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर इस फंक्शन को देखें तो क्या डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। मॉड ऑफ कॉस एक्स जीरो हो सकता है, और अभी आपको पीछे बताया कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पर, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या जनरेट हो जाती है, 2n + 1 पाई बाई टू। नॉट डिफरेंशिएबल, कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस हमेशा होगा, याद रखेंगे, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्या कहा, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। इस नोट पॉइंट को याद रखेंगे, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब नंबर 6 को देख लेते हैं। पूछ रहा है कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। भैया अभी आपको पता है कि हर मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये एक प्रॉपर्टी है, अगर एफ एक्स जो है ये कैसा है, कंटिन्यूअस है, जी एक्स भी कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये बाय थ्योरम इसको सॉल्व कर दिया गया है। देन कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0 एज वेल एज एट x इक्वल 1। अब दोनों के ग्राफ, यानी कि जो भी आपको बता रहे थे दो प्रॉपर्टीज, एक बता रहे थे एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, और जो इस क्वेश्चन को बताया, दोनों चीज़ों को हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ये रहा आपके सामने डायग्राम, ये मॉड ऑफ एक्स है। ध्यान देना, क्या ग्राफ में कहीं टूट फूट है, देखो ये ग्रीन कलर का ग्राफ है, कहीं टूट फूट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। इसीलिए बोल रहा था कि एवरी मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। इस स्टेटमेंट को कहीं लिख लेना, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। यहाँ पर देखो दो मॉडुलस फंक्शन का सम है, और वो भी कैसा है, कंटिन्यूअस है। क्या कहीं टूट फूट है, कहीं टूट फूट नहीं है। अब नोट पॉइंट वाली बात जरा देखेंगे, हर मॉडुलस फंक्शन, जैसे मॉड ऑफ एक्स को ही डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने बताया कि मॉड ऑफ एक्स, एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स डिफरेंशिएशन होता है। अगर मैं पूछूं कि ये किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि 0 पर आपको क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है। समझने का प्रयास करेंगे। एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स हमने डिस्कस किया यहाँ से, तो जहां कहीं भी आपको कॉर्नर मिलेगा, क्या कहा, जहां कहीं भी आपको मिलता है कॉर्नर यानी शार्पनेस, क्या कहा, जहां कहीं भी आपको मिलता है शार्पनेस या फिर हम कहें कॉर्नर, तो याद रखेंगे उन जगहों पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इन पॉइंट्स पर फंक्शन कैसा नहीं होता है, नॉट डिफरेंशिएबल। इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे। अब यहां से अगर हम देखें तो मॉड ऑफ एक्स कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, जबकि डिफरेंशिएबल ठीक उस पॉइंट पर जहां पर वो कोना बन रहा है, जहां पर कॉर्नर क्रिएट हो रहा है। जैसे कि अगर हम इसको पूछें कि क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो हाँ बिल्कुल, कहाँ पर, एवरीवेयर। लेकिन पूछें डिफरेंशिएबल, तो देखो दो पॉइंट्स पर, एक यहाँ पर आपको कॉर्नर देखने को मिल रहा है और एक आपको इस जगह पर कॉर्नर देखने को मिल रहा है।
तो ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 2 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर हम चाहें तो अभी जो आपको ट्रिक बताया उस ट्रिक से भी कर सकते हैं। मॉड ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। अभी क्या करना है कि ये फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा अगर एक्स इंडिविजुअली जीरो हो जाए, और ये भी पूरा फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा अगर एक्स इक्वल क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो किन 2 पॉइंट्स पर फंक्शन इन्फिनिटी हो रहा है, 0 एंड 1 पर, मतलब कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 0 एंड 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। याद रखेंगे ये एमसीक्यू स्ट्रेटजी है, याद रखेंगे इस बात को, इसको आप सब्जेक्टिव में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ के विच मेक्स द फंक्शन डिफाइन, कह रहा है के कि किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने इसके 3 केसेस बताए थे। एक आपको बताया था साइन 1 अपॉन एक्स, दूसरा फंक्शन आपको बताया था x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, तीसरा फंक्शन आपको बताया था एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। याद रखेंगे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, और एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये थ्योरम होती है, प्रूफ भी कराइए, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है इसलिए कंटिन्यूअस भी होगा। ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या कहा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये फंक्शन ना ही कंटिन्यूअस है ना ही डिफरेंशिएबल है, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कहा, लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, देन नन ऑफ दिस, इसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट जाता है। देखो एक्सप्लेन भी कर देते हैं। एक्चुअली अगर मैं पूछूं लिमिट्स एक्स टेंस टू 0 डज नॉट इक्वल का केस है तो सीधे लिमिट अप्लाई कर दो, यहां से साइन 1 अपॉन एक्स। अब जब हमने लिमिट्स को सीधे अप्लाई किया तो ये बना देता है साइन 1 अपॉन 0, ये बना देता है साइन इन्फिनिटी। अब सवाल ये है कि साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है। तो अगर हम साइन का ग्राफ ट्रेस करते हैं देन दिस इज अ ग्राफ ऑफ द साइन एक्स। अब आप जानते हैं कि ये वैल्यू होती है +1 और ये वाली वैल्यू होती है -1। इससे पता चलता है कि जो वैल्यू है वो असल में -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। देखो लिमिट जो हमने लगाया वो किसके लिए लगाया, एक्स के लिए। इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा अनंत तक, लेकिन असल में इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमको नहीं पता। तो हम बताते हैं कि लाइज बिटवीन -1 टू +1। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा। तो इसलिए ये फंक्शन कैसा होगा, डज नॉट, इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूटी का कोई मतलब ही नहीं बनता है, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहा है। द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन दिस cos x इज डिफरेंशिएबल इज, पूछ रहा है कहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। यार अभी अभी तो आपको बताया, एक काम करो इसका डैश जनरेट करो। ये मुझे लगता है प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पर। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, आता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, देन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x माइनस 3 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 3। अब देखो ये तो कभी इन्फिनिटी हो नहीं पाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर ही नहीं है, लेकिन ये वाला इन्फिनिटी हो जाएगा। और कहाँ पर इन्फिनिटी होगा, जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 चला जाता है। मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल 0, इसका मतलब x माइनस 3 इक्वल 0, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 3 आ गई। तो फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा, पूरे रियल नंबर r पर। कहाँ पर नहीं होगा, 3 पर नहीं होगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अक्सर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं और इसी जगह पर वो क्या कहा जाते हैं, मात खा जाते हैं। जरा समझने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का काम क्या कर रहा है, टेन इनवर्स एक्स कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक टेन इनवर्स एक्स है उसको असल में हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। ध्यान से समझते रही ना। यहां से आपको देखने को मिलेगा टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। फिर यहां से ये टेन इनवर्स कैंसिल कर देता है तो बच जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको हम मान लेते हैं कि ये y है, से कह दिया कि ये y है, तो
तो ये y आ गया। डिफ्रेंशिएट ही तो करना है, कर दो डिफ्रेंशिएट। डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट, आपको ये नोट पॉइंट में बता रखा है कि डी बाई डी एक्स रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, लर्न इट, ठीक है, ये आपके लिए एकदम बूंद साबित होगा। यहां से रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। ध्यान से समझेंगे भाई, 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, कैंसिल आउट 2 2 2 एंड द रेस्ट पार्ट इज x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं, लेकिन अगर आपकी कमांड है टॉपिक पर, थोड़ा सा अगर आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से सीख रखा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर अगर आपकी कमांड है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए एकदम समझो देसी घी का हलवा। ये जो असल में लिखा गया है, ये लिखा गया है 2 tan इनवर्स x, और ये जो v है ये भी असल में लिखा गया है 2 tan इनवर्स x। अब पूछ रहे हैं du अपॉन dv, तो भैया du की वैल्यू यहाँ से जनरेट होती है, du अपॉन dx की वैल्यू जनरेट होती है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dv बाई डी की वैल्यू जनरेट हो जाती है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमारी रिक्वायरमेंट है du बाई डी, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे du अपॉन डी एक्स होल अपॉन dv बाई डी एक्स। डिफ्रेंसिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अनदर फंक्शन, केस याद आया, du बाई डी की वैल्यू जनरेट हो जाती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट एंड वी गेट दी 1। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आखिरकार इतना फास्ट आपने कैसे पता लगा लिया कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन असल में 2 tan इनवर्स x के इक्वल है। अगर आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और ये आई थिंक मैंने बताया भी होगा आपको क्लास में कि कहीं पर भी अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखने को मिलता है तो सिंपली x इक्वल क्या लेट करना है, tan थीटा लेट करना है। रख दो जरा इसी एक्सप्रेशन के अंदर, तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये जो इंटरनल पार्ट है ये असल में लिख दिया गया साइन इनवर्स, और ये लिखा गया है साइन 2 थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, बच जाता है 2 थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा है tan इनवर्स x, तो ये अभी आप देख रहे हैं 2 tan इनवर्स x। सेम प्रोसेस सेम वर्किंग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो फिर आपको यही आउटपुट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। पूछ रहा है कि किन पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। एक बार नहीं 1000 बार क्लास में ये बात बताई होगी कि कभी भी टर्म्स आपस में कैंसिल नहीं होते हैं। ढेरों स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कुछ इस पैटर्न पर अटेम्प्ट ले लेते हैं। अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर से 4 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। देखो बच्चा यही नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्या, न्यूमरेटर से हमको कोई दिक्कत नहीं है, और जो डिनोमिनेटर है उसके देखो हो रहे हैं क्या, फैक्टर। करो फिर फैक्टर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। डिसकंटिन्यूटी के लिए अभी मैं आपको बता कर क्या जाऊँ कि आपको हमेशा क्या करना है, डिनोमिनेटर को जीरो करना है। जैसे ही डिनोमिनेटर को जीरो किया तो 0 2 माइनस 2, कितने पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, 3 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ये क्वेश्चन एक बार एनडीए के एग्जाम में, यूपीएससी कंडक्ट कराते हैं एनडीए का एग्जाम, और उसमें पूछा गया है कि x अपॉन एक्स और 1 क्या ये दोनों चीज़ें एक ही हैं या अलग अलग हैं। भैया ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, क्योंकि जब y = 1 को ट्रेस करोगे तो ये लाइन डायरेक्टली कंटिन्यूटी है, मतलब पूरे रियल नंबर r पर कंटिन्यूअस है। जबकि इसकी अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि अगर ये y के इक्वल है तो इसका डोमेन r-0 हो जाता है, जबकि इसका डोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर r होगा। अब आप सोचो कि जब डोमेन ही सेम नहीं है तो क्या फंक्शन इक्वल हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, और ये तो बता ही दिया यार, मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो इसके लिए सिंपली क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। पहले LHS टू RHS चलो, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, फिर इंटरनल बॉडी को डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे ही हमने इंटरनल बॉडी को डिफरेंशिएट किया, मॉड ऑफ x का डिफरेंशिएशन x अपॉन मॉड ऑफ x, और डिनोमिनेटर देखो किस पॉइंट पर 0 जा रहा है,
ठीक x इक्वल 0 पर 0 चला जाएगा, मतलब कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर साइन एक्स, अभी मैंने पीछे एक नोट पॉइंट आपको बताया था कि ये फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं, देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट एक्स इक्वल 0, ये स्क्वायर है इसलिए ये कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। अब देखो लिमिट सीधे जनरेट करके दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं डज नॉट इक्वल का केस है, तो सीधे हम लोग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट्स एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, ध्यान से समझते रहेंगे भाई। लिमिट्स की प्रॉपर्टी से लिमिट्स दो हिस्सों में ब्रेक हो जाती है, एक हिस्सा ये जनरेट होता है और एक हिस्सा ये जनरेट हो जाता है, साइन 1 अपॉन एक्स। अब हमने क्या किया, इस पर लिमिट को अप्लाई किया तो 0 इंटू, जबकि पीछे भी ये बता कर क्या है, इससे हमें आउटपुट क्या देखने को मिलता है, लाइज बिटवीन -1 टू +1, माइनस नहीं होगा, -1 टू +1। अब आप जानते हैं 0 से जो टकराएगा 0 में बदल जाएगा एंड फाइनली वी गेट दी 0। तो अगर ये फंक्शन सच में क्या है, कंटिन्यूअस है, तो फिर f0 की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तभी वो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो बच्चों वाला सवाल आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो बच्चा, स्क्वायरिंग क्या कर दो, बोथ साइड, साइन एक्स प्लस वाई, और स्क्वायरिंग बोथ साइड किया देन वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो बच जाता है साइन एक्स प्लस वाई। एक काम करो वाई को वन साइडेड ले आओ भाई, तो यहाँ से साइन एक्स देखने को मिलता है। अब एक काम करो, जरा डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं कर देते हो इसे, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स, यहाँ से वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y, फिर y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, कॉमन हो गया दोनों से, यहाँ से क्या देखने को मिलता है, cos x, डिनोमिनेटर में लिया देन cos x अपॉन 2y माइनस 1, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप याद रखेंगे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसलिए उसका डिफ्रेंसिएशन 0 नहीं जाएगा, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y dy बाई डी एक्स होगा, और यही कंसेप्ट यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, तो डायरेक्टली dy बाई डी एक्स कॉमन कर लिया और अंदर बच जाता है 2y माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव पूछ रहा है कॉज इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का। मैंने आपको एक टेबल याद करवाई होगी, टेबल कंस्ट्रक्ट भी करवाई होगी, और चलो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं अटैच करने की कोशिश करूँगा। आपको बताया होगा कि कभी भी अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखने को मिलता है तो x इक्वल टेन थीटा आपको सब्स्टिट्यूशन रखना है, कहीं पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखने को मिलता है देन x इक्वल साइन थीटा रखना है, कहीं पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 देखने को मिलता है देन x इक्वल सेक थीटा आपको रखना है। और अगर ये केसेस फेल हो जाते हैं तो जो इन्वर्स फंक्शन दिया हो उसका इन्वर्स हटाकर उसे ही फंक्शन क्या करना है, मान लेना है। तो हमने लेट किया x इक्वल कॉस थीटा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना ये है ना ये है ना ये है, ये टेबल आपको बनवाई होगी और पढ़ाया भी होगा अच्छे से। यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें क्या देखने को मिलती है, कॉज इनवर्स एक्स देखने को मिलती है। यहाँ से y इक्वल कॉज इनवर्स 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से y इक्वल कॉज इनवर्स 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन वी गेट दी कॉस 2 थीटा। यहाँ से y इक्वल 2 थीटा, देन y इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, कॉज इनवर्स x, और पूछ रहा है इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू कॉज इनवर्स एक्स। अब जाहिर सी बात है कि इसका आंसर 2 आ जाएगा, फिर भी करके दिखा देते हैं। यहाँ से हमने जनरेट किया dy बाई डी एक्स माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि हमने मान लेते हैं कि ये जो दूसरा वाला है ये है v कॉज इनवर्स एक्स। टारगेट हमारा क्या है, टारगेट है हमारा d अपॉन डी कॉज इनवर्स एक्स, और ये जो ऊपर वाला d है इसके साथ आएगा कॉज इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको समझ आ रहा होगा, ऊपर वाले को y मान लिया है, नीचे वाले को v मान लिया है, तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जनरेट हो जाती है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ आवर इंटेंशन इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एंड cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 is represented by y, then v, then we can find out dy by dx upon dv by dx. Put all the values, then dy by dx is known as -2 upon under root 1 minus x square whole upon -1 upon under root 1 minus x square. Cancel out, then we get the plus का 2. Then which option is correct? Option A is correct. इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। सबसे पहले जनरेट करो dx अपॉन dt, तो जनरेट हो जाता है 2t, फिर जनरेट करो dy बाई dt,
तो जनरेट हो जाता है 3t²। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है और हम जानते हैं कि जो dy बाई डी एक्स है वो असल में क्या है, dy बाई डी टी होल अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, सब जब सब्जेक्टिव पढ़ाया होगा तब इन सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया होगा। dy बाई डी टी की वैल्यू जनरेट हो जाती है 3t² अपॉन 2t। कैंसिल आउट t टू t, देन वी गेट दी 3 अपॉन 2t। और याद रखेंगे ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आई है dy बाई डी एक्स की। अब हमारा जो टारगेट है दैट वी हैव टू फाइंड आउट दी d2y अपॉन dx2। इसको अलग कर देते हैं इस जगह से। d2y अपॉन dx2 का मतलब क्या हुआ, d अपॉन dx और फिर dy बाई dx। अब इसी जगह ध्यान से समझना, x खुद फंक्शन है किसका, t का, और dy बाई dx की जब हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 3 अपॉन 2t। अब आप मुझे बताओ क्या ये डिफ्रेंशिएट हो सकता है, नहीं हो सकता है। जीरो मत करना, जीरो मत करना, क्योंकि x खुद t का फंक्शन है इसलिए जीरो नहीं जाएगा। जैसे हम लिखते हैं y इक्वल एक्स स्क्वायर और फिर हम बोलते हैं कि dy बाई डी एक्स, तो आप बोलते हैं सर 2x। अब हम पूछें कि इसमें y का डिफ्रेंशिएशन जीरो नहीं क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि y खुद x का फंक्शन है इसलिए नहीं हुआ है। लेकिन देखो ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, x चल रहा है, इसलिए हम इक्वेशन को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। यहाँ से 3 अपॉन 2 को हम कॉमन कर लेते हैं और 3 अपॉन 2 को कॉमन कर लेने के बाद अब जो हमारे पास बच रहा है वो ये बच रहा है। इस रिजल्ट को हम, अब अगर हमें t को डिफ्रेंशिएट करना है तो t को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें यहाँ पर x की जगह पर क्या होना चाहिए, t होना चाहिए। सबसे पहले कांस्टेंट को हमने बाहर कर लिया और कांस्टेंट को बाहर करने के बाद में अब हमें एक्सप्रेशन में ये दिख रहा है, हमने क्या किया, इस x की जगह पर रखा t। अब लेकिन सिस्टम को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर dt लाए हैं तो फिर हमने dt से डिवाइड करा तो dt से मल्टीप्लाई भी कराया। अब देखो ध्यान से, अगर इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा, d अपॉन डी एक्स, ये दोनों बच जाते हैं। फिलहाल 3 अपॉन 2 d अपॉन डी टी डी टी, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, वो 1 हो जाती है। जबकि यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू देखो ऑलरेडी हम जनरेट किए हुए हैं। डी टी अपॉन डी एक्स के लिए हमें क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करा देना, और जैसे ही रेसिप्रोकल कराया तो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास जनरेट हो जाती है 1 अपॉन 2t। क्या जनरेट होता है, 1 अपॉन 2t। तो यहाँ से मिल जाता है 1 अपॉन 2t। तो ओवरऑल जो हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 3 अपॉन 4t। क्या मिल रहा है, 3 अपॉन 4t। क्या मिल रहा है, 3 अपॉन 4t। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो इस पैटर्न पर पढ़ाए हैं कि सीरीज देखो, सीरीज किस पैटर्न पर मेंटेन हो रही है, और सीरीज का मेंटेनेंस जा रहा है स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस, बस इतना ही है। इसके बाद क्या है, सीरीज के अंदर रिपीटेशन है, फिर रूट आता है, फिर साइन आता है, फिर प्लस आता है, फिर रूट आता है, फिर साइन आता है, फिर प्लस आता है, एंड सो ऑन। तो हमें ये देखना होता है कि सीरीज मेंटेन कहाँ से हो रही है। अब क्योंकि जब हम इतनी बात पहचान चुके हैं तो अगर हम इस रूट को हम हटा दें तो क्या सीरीज मेंटेन हो रही है, नहीं, क्योंकि सीरीज की शुरुआत तो रूट से थी। साइन एक्स हटा दें तो क्या सीरीज मेंटेन हो रही है, अभी भी नहीं। ये प्लस हटा दिया, क्या सीरीज मेंटेन हो रही है, अभी भी नहीं। हाँ, यहाँ से सीरीज देखो मेंटेन हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस जगह से सीरीज मेंटेन हो रही है तो ये वही y है जो हमको गिवन था। इसका मतलब इसकी जगह पर y आता है, इसके पहले प्लस था, इसके पहले साइन एक्स था, इसके पहले रूट था, इसके पहले इक्वल था और इसके पहले y था। एक काम किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दिया, और मुझे लगता है अभी ये क्वेश्चन हम लोग पीछे सॉल्व करके आए हैं। वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, देन डिफ्रेंशिएट इट डी अपॉन डी एक्स, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। यहाँ से हमने क्या किया, d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई स्क्वायर इज डी वाई बाई 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ से आपको देखने को मिलता है कॉस एक्स। अभी हमने क्या किया, 2y माइनस 1 कॉमन कर लिया डी वाई बाई डी एक्स को, तो यहाँ से मिल रहा है कॉस एक्स, और अगर हम इसको अपॉन में भेज देते हैं तो हमको देखने को मिलता है cos x अपॉन 2y माइनस 1, cos x अपॉन 2y माइनस 1। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी इस टाइप का क्वेश्चन पीछे कहीं हम लोगों को मिला था और ठीक से याद तो नहीं है कि कहाँ पर।
पता नहीं, शायद धोखा हो गया है। पता नहीं। अपने वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और मुझे लग रहा था कि शायद ये क्वेश्चन कहीं हम लोगों को मिला हुआ है। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो क्या ही किया जाए। लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का रहा। वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इट हाउ मनी टाइम्स, 2 डैश है मतलब 2 टाइम्स। तो पहली बार हमने डिफ्रेंशिएट किया, इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, काफ़ी लोगों को हो सकता है फॉर्मूला ही ना पता हो। लॉग ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ए का काम क्या कर रहा है, ए का काम कर रहा है, ध्यान से देखो तो 2 कर रहा है। ए का काम क्या कर रहा है, 2 कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स हटा देते हैं। हमने पिक किया एफ एक्स, क्या पिक किया, एफ एक्स इक्वल टू दी पावर एक्स। तो जब पहली बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स मिल जाता है, और एफ डैश एक्स से आउटपुट मिलता है टू दी पावर एक्स लॉग 2। अब एक काम करो, एक बार इसको फिर डिफ्रेंशिएट करो। log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है, और अंदर बच जाता है डी बाई डी एक्स टू दी पावर एक्स। इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, log 2 अपनी जगह पर रहेगा, टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाता है टू दी पावर एक्स log 2 बेस ई। अब टू दी पावर एक्स तो ये आ गया, और log 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। बोल रहा है कि ये जो है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और यही अपना आ रहा है। पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया, ये ट्रू है, फॉल्स है, कांट से एंड पार्शियली ट्रू। भैया एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस तरह से आज की सीरीज में हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की। मैक्सिमम क्वेश्चंस मतलब जैसा कि सीरीज के अकॉर्डिंग 18 क्वेश्चंस चल रहे हैं, वही हम लोगों ने अटैम्प्ट लिया हुआ है। आज की क्लास को यहीं से ओवर करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड एज ऑलवेज में गॉड ब्लेस यू ऑल।